जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश की लाइनमैन भर्ती के लिए एक नई क्लास, जिसमें एसी थ्योरी का हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने हमारी मध्य प्रदेश लाइनमैन की सारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्ले स्टोर पर जाइए। मध्य प्रदेश लाइनमैन की यूट्यूब पर निःशुल्क सारी क्लासेज डली हुई है। यह हमारी 24 क्लास है जिसमें हम एसी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो एसी थ्योरी में होता क्या है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट, यानी प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब रजिस्टिव सर्किट क्या होता है, यानी ऐसा सर्किट जिसमें केवल रजिस्टेंस जुड़ा हुआ, यानी जिसमें केवल रजिस्टेंस जुड़ा हुआ, ऐसे सर्किट को हम रजिस्टिव सर्किट कहते हैं या प्योर रजिस्टिव सर्किट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो ऐसे रजिस्टिव सर्किट जिसमें करंट और वोल्टेज इन फेज में होते हैं, यानी जो करंट और वोल्टेज एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं। और करंट और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का अंतर हो? 0 डिग्री का अंतर हो करंट और वोल्टेज के बीच। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। क्लियर है सभी को? अब इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? ओम के नियम के द्वारा की जाती है। एग्जाम में आता है कि शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट या प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या पावर फैक्टर क्या होता है। जो शुद्ध परिपथ सर्किट होता है तो उसमें पावर फैक्टर होता है 1। पावर फैक्टर 1 कैसे होता है सर? ये कहाँ से लाए? तो पावर फैक्टर दोस्तों होता क्या है, यदि नहीं पता है तो पावर फैक्टर बराबर होता है आपका वोल्टेज इंटू करंट कॉस थीटा। अब सर ये कैसे आया, तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। हमारी लास्ट वीडियो जाके देखिए, आपको पसंद सारी चीज़ें पता चलेगी किस तरह से होता है। तो यहाँ अब करंट और वोल्टेज का इन फेज में कितने डिग्री का अंतर है, तो 0 डिग्री। तो दोस्तों कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। यदि 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ रख दिया 1, वोल्टेज इंटू करंट 1 का यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो पावर फैक्टर क्या होता है? रजिस्टिव सर्किट का 1 होता है। अब रजिस्टिव सर्किट का उपयोग कहाँ करा जाता है? तो दोस्तों जितने भी हीटर होते हैं, हमारा बल्ब होता है, ये सब किस पे कौन सा रजिस्टर बताते हैं? शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट। क्लियर है आपको? अब इसका हम और क्या क्या पढ़ लेते हैं, तो ये कहाँ कहाँ उपयोगी है और क्या क्या चीज़ होती है। तो अभी मैंने बताया जो शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट होती है उसमें करंट और वोल्टेज सदैव इन फेज में रहते हैं ना। करंट और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 0 डिग्री का। क्लियर है सभी को? दूसरा, शुद्ध प्रतिरोधक शक्ति गुणांक क्या होता है? इकाई। इकाई का मतलब एक। अभी बताया पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट में जो सक्रिय शक्ति होती है उसके तुल्य होता है। जैसे पावर फैक्टर सक्रिय शक्ति। एक्टिव पावर क्या होता है? तो एक्टिव पावर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि P बराबर होता है V इंटू आई कॉस थीटा। तो आपको ये क्लियर होना कि भाई जो शक्ति इसमें आ रही है वो कौन सी आ रही है? सक्रिय शक्ति हो रही है, यानी जो हम उपयोग करते हैं उस शक्ति को सक्रिय शक्ति कहते हैं। और इसमें कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होती। रिएक्टिव पावर यानी आभासी, एक तरह से रिएक्टिव पावर हम कह सकते हैं कि जो दोनों दिशा में जाती है। क्लियर? तो आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा होता है हमारा इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट किससे बोलते हैं? ऐसा सर्किट यदि किसी सर्किट में केवल कॉइल लगी हुई है, कॉइल लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। शुद्ध इंडक्टिव। ये दिख रहा होगा सर्किट, इसमें केवल क्या लगी है? कॉइल। यानी आपने कुंडली बना के यदि किसी सर्किट में लगाई है वो क्या कहलाएगा? हमारा इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है आपको? अब इसमें क्या होता है, तो इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा करंट है वो 90 डिग्री पीछे रह जाता है वोल्टेज से। करंट हमारा 90 डिग्री पीछे रह जाता है वोल्टेज से। ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है? इसका उपयोग कहाँ होता है? तो जितने हमारे मोटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, है ना, ये सब कौन से इंडक्टिव पर ही काम करते हैं, इंडक्टिव सर्किट कहलाते हैं। यानी इंडक्टिव सर्किट ही रहता है। इनका पावर फैक्टर हमेशा 1 से क्या होता है? कम। सर कैसे 1 से कम हुआ? तो पहले मैं बता दूं इंडक्टिव सर्किट में होता क्या है। तो जो वोल्टेज और करंट होता है वो क्या होता है? कुछ अंतर से चलते हैं। यानी पहले क्या पहुंच गया हमारा? वोल्टेज, क्योंकि करंट तो पीछे रह जाता है। तो करंट कितने डिग्री पीछे रह जाता है? 90 डिग्री। यानी वोल्टेज यहाँ पहुंच गया तो करंट अभी यहाँ पर है, तो कितने डिग्री का अंतर हो जाता है? 90 डिग्री का। यदि करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री, यानी करंट कितने डिग्री पीछे रह जाए? वोल्टेज से 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री पीछे रह जाए, ऐसे को हम बोलते हैं हम कौन सा? इंडक्टिव पावर फैक्टर या इंडक्टिव सर्किट। अब सर ये कैसे होता है? तो ये दिखा दिया कि करंट 90 डिग्री पीछे है। अब देखना, इसका पावर फैक्टर का वही सूत्र होता है। सर पावर फैक्टर का कोई अलग सूत्र नहीं होता। पावर फैक्टर बराबर होता है दोस्तों वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस थीटा। थीटा कितने डिग्री पीछे रह गया? 90 डिग्री। दोस्तों कोस 90 का मान होता है 1 कि 0 और 0 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1 कोस। तो कोस 90 का मतलब कितना? 0। यदि किसी में 0 की वैल्यू रखी तो कितना हो गया? ये पूरा 0। तो इसलिए पावर फैक्टर जो इंडक्टिव केस होता है जिसमें कॉइल लगाई जाती है उसका क्या होता है? 0। पर 0 कैसा होता है? क्या होता है? लेगिंग। लेगिंग यानी करंट क्या है? 90 डिग्री पीछे है, इसलिए बोलते हैं कि लेगिंग है, पश्चिमगामी। क्लियर हुआ? अब इसका क्या क्या होता है इंडक्टिव केस में? तो इंडक्टिव केस में दोस्तों क्या होता है? शुद्ध इसमें किस कारण होता है? तो शुद्ध इंडक्टिव केस में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, यानी करंट के परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। ये गलत लिखा गया दोस्तों, ये इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है ना। शुद्ध डीसी धारा यदि हम दी जाए
तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, यदि कोई कुंडली है, कुंडली वाले सर्किट में हम डीसी दे दें तो क्या होगा, ठीक है, तो हम डीसी दे दें तो क्या होगा, तो ये कुंडली जल जाएगी। मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसफार्मर में इसी कारण डीसी नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं प्रेरणीय प्रतिघात क्या हो जाता है, जीरो। सर ये क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात जीरो होता है। तो दोस्तों करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे एसी सर्किट, उसको बोलते हैं प्रेरणीय प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये रिएक्टेंस क्या करता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो XL/2πfL। सर डीसी की जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी, वो जीरो होती है। सर क्यों, क्योंकि डीसी करंट कैसा होता है, डायरेक्ट, इसमें कोई तरंग नहीं होती है। और एसी की तरंग होती है, वेव फॉर्म होती है, 1 सेकंड में कितनी बार होती है, 50 बार। पर एसी में कोई तरंग नहीं होती। क्लियर है सभी को, डीसी में कोई तरंग नहीं होती सॉरी। तो डीसी की आवृत्ति कितनी होगी, जीरो। अब जीरो का किसी के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा, जीरो। XL पूरा क्या आ गया, जीरो। तो ये जीरो आ गया है XL। तो XL का मतलब ये करंटों को रोकने यानी रुकावट करने का जो विरोध कर रहा है, यानी एक तरह किसका गुण है, रेजिस्टेंस R। यदि बताओ R जीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, करंट अनंत हो जाएगा, यानी करंट को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, करंट अनंत हो गया तो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा पूरा इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है सभी को। अब इस परिपथ में जो रिएक्टिव अपन कह सकते हैं प्रतिक्रिया शक्ति, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, वो उपयोग में ली जाती है। Q बराबर V, हम कह सकते हैं Q से निकालते हैं V इंटू I साइन थीटा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटर सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन भी कराएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन जो अभी तक के एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को भी फायदा हो जो ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम इसरो, DRDO, MP PGCL, MP लाइनमैन, हरियाणा लाइनमैन, इन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर निःशुल्क करा रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हो। तो अभी शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट, जिसको बोलते हैं धारितीय सर्किट, यानी ऐसा सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटर लगाओ, केवल क्या लगा दोस्तों, कैपेसिटर। ऐसे सर्किट को बोलते हैं प्योर कैपेसिटर सर्किट। अब इस केस में क्या होता है, तो इस केस में जो करंट है, जो करंट पीछे होता है वो 90 डिग्री क्या निकल जाता है, आगे निकल जाता है। क्या हो जाता है, 90, यानी आपका जो करंट है वो वोल्टेज से कितने डिग्री आगे निकल जाता है, 90 डिग्री आगे निकल जाता है। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं प्योर कैपेसिटर सर्किट। इसलिए आपने देखा होगा पंखे के अंदर कैपेसिटर क्यों लगता है, इसीलिए लगता है। आपने देखा होगा कि स्पीड क्या हो जाती है पंखे की, कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बदलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज करंट से क्या होता लग जाता है भैया, कैपेसिटर स्थिति में कि करंट 90 डिग्री क्या होता है, आगे होता है। तो हम करंट को वहीं पे क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। तो वो क्या कर देता है, वोल्टेज और करंट को फिर स्टोर करता है, वोल्टेज को स्टोर करके फिर भेजता है। ठीक है, तो इसी कारण हमें पंखा क्या देता है, फुल स्पीड देता है। क्लियर है सभी को, तो आपको समझ में आया होगा। अब इसका पावर फैक्टर क्या होता है सर, ये भी 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर बराबर वही होता है सर बेटा, वोल्टेज इंटू करंट कॉस थीटा। क्लियर है सभी को, यहाँ 90 डिग्री का मान जीरो होता है, जीरो पूरा, तो क्या हो गया, जीरो। अब जीरो ये क्या हो गया, हमारा करंट वोल्टेज से कितने डिग्री लीड करता था, करंट कितनी डिग्री लीड कर, 90 डिग्री, तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर आता है कैपेसिटर के केस में। क्लियर है आपको। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये हमारा इंडक्टिव का था डायग्राम पीपीटी का। अब RLC सर्किट कैपेसिटर, हाँ ठीक है, ये कुछ गुण है। यदि हमारा कैपेसिटर का केस हुआ तो उसमें जो पावर फैक्टर होता है शून्य होता है, मैंने अभी बताया, और कैसा होता है, लीडिंग। इसमें करंट हमेशा लीड करता है कितना डिग्री, 90 डिग्री वोल्टेज से। इसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, याद रखेगा कैपेसिटिव रिएक्शन का सूत्र होता है XC/1/2πfc, यानी आवृत्ति के व्युत्क्रमण होता है। क्लियर है सभी को, इतना आपको याद रखना है। और जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यह अभी हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एग्जाम में आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, निकालिए। 2πf होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और C होता है कैपेसिटर। क्लियर है। तो हमारा जो इंडक्टिव सर्किट है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये हमारा जो इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट होता क्या है, तो हमारा RL सर्किट में क्या होता है, RL, R से नाम से समझ में आ रहा, RL R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, L का मतलब इंडक्टर। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी दिया हो और इंडक्टर भी दिया हो, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव, यानी RL सर्किट या रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट। ऐसे सर्किट में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस में अभी पढ़ गया है, करंट और वोल्टेज क्या होता है, इन फेज में होता है। पर इंडक्टिव के केस में क्या होता है, करंट पीछे रह जाता है कितने डिग्री, 90 डिग्री, किससे, वोल्टेज से। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से समझते हैं। तो ये मैंने बनाया, ये हमारा बन गया VR रेजिस्टेंस का, और ये हमारा बन गया VL वोल्टेज इंडक्टर का।
क्योंकि करंट है तो हमारा सीरीज में करंट क्या होता है, हमारा सेम होता है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज क्या हो गया हमारा, क्या हो जाता है, आगे रहता है, इंडक्टिव केस में करंट पीछे रहता है। तो रजिस्टेंस में ये हमने बनाया डायग्राम, ये रजिस्टेंस वोल्टेज वी आर, इसमें करंट वोल्टेज, तो वोल्टेज और करंट सेम रहता है रजिस्टेंस केस में। वी एल में क्या हो जाएगा आपका, जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज क्या है, आगे है, करंट क्या रहता है, पीछे। तो ये आपका आगे चला गया। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो त्रिभुज देख के पाइथागोरस प्रमेय समझ में आएगा। V बराबर वी यानी पूरे का जो वोल्टेज है ये कर्ण का वर्ग यानी रेजिस्टेंस का वर्ग प्लस आधार इंडक्टिव का वर्ग। क्लियर है। अब V बराबर क्या होता है सभी को पता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं V बराबर I इंटू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे I L की जगह इंडक्टिव का स्क्वायर पूरा। I कॉमन निकाला तो I इसमें से कॉमन निकला I स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू एक्स एल स्क्वायर। क्लियर सभी को। अब V बराबर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि V, इसको नीचे लाया मैं ये V स्क्वायर, कि V बटे I क्या होता है, V बटे I होता है R, क्या होता है, R स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, Z इम्पीडेंस। लास्ट वीडियो में आप पढ़ के आना इम्पीडेंस होता क्या। तो ये नीचे आ गया तो Z बराबर हो गया हमारा, Z स्क्वायर बराबर हो गया R, Z बराबर हो गया R प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये एग्जाम में अभी आते हैं क्वेश्चन कि Z कैसे आया। तो मैं बता दूं कि V अपॉन आई, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि V अपॉन आई बराबर होता है R, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता था, V बराबर I इंटू आर। और ये नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा हमारा R, और इसी को हम बोलते हैं Z इम्पीडेंस। इसी के केस में हम प्रतिरोध को इम्पीडेंस कहते हैं। और ये सूत्र बन गया कि यदि आपका आर एल है तो इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, तो Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार और। तो आपका सूत्र बन गया कि Z बराबर, आपको तो ये याद रखना है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। क्लियर। अब हमारा आरसी सर्किट क्या होता है, वही आरसी सर्किट। इसमें क्या लग गया, हमारा कैपेसिटर लग गया दोस्तों। तो ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर जुड़ा है उसको बोलते हैं आरसी सर्किट। अब हमने रेजिस्टेंस के केस में, बच्चों को डायग्राम में दिक्कत होती है। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या होता है, करंट और वोल्टेज क्या होता है, इन फेज होता है। पर कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर देता है वोल्टेज से कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है सभी को। अभी हम पढ़ के आए। तो सर होता क्या है, तो ये बताता हूँ मैं आपको। अब सीरीज सर्किट में, यानी कोई श्रेणी सर्किट है, सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होता है वो सभी में सेम होता है। करंट क्या होता है, समान होता है। हर उपकरण पे करंट क्या होता है, समान। यानी रजिस्टर, यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकला तो रेजिस्टेंस पे 5 जाएगा, इसमें भी 5, क्योंकि ये पूरा सीरीज सर्किट है। श्रेणी सर्किट में, सीरीज सर्किट में करंट हमेशा क्या होता है, सम होता है। क्लियर है आपको। अब निकालेंगे वोल्टेज, तो बस वही ये बनाया मैंने वोल्टेज। तो यदि इस सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, करंट और वोल्टेज। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या होता है, इन फेज होता है। क्लियर है। इन फेज यानी 0 डिग्री, कोई आगे पीछे नहीं रहता है, यानी करंट और वोल्टेज दोनों यहाँ क्या होते हैं, बराबर। पर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। क्या हो जाता है, पीछे। तो इसको वोल्टेज हम क्या लिख देंगे, पीछे। कितने डिग्री पीछे हो जाता है, 90 डिग्री। ये बन जाता है इसका डायग्राम। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, वही सूत्र। तो बस अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इस पाइथागोरस थ्योरम को हम बोलते हैं V बराबर कर्ण का वर्ग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी VC ये वाला लंब का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, VR कौन सा हो जाएगा, ये वाला VR, लंब का वर्ग VR प्लस आधार का वर्ग VC। क्लियर है। अभी मैंने बताया था V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, और R V को नीचे V इंटू आई हो जाएगा आपका, I ये पूरा हो जाएगा तो VR, तो I इंटू आर प्लस VI इंटू XC। इतना हुआ क्लियर आपको, कोई कन्फ्यूजन। अब इसको उतार लीजिए, मैं जब के बाद रफ कर देता हूँ। अब मैं इसको रफ करके नहीं करता हुआ, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो रफ कर देता हूँ, तो हमारा क्या आ गया था यहाँ पर कि V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VXL का स्क्वायर, या VL का स्क्वायर आप मान लीजिए। VR तो आपको पता है कि VR क्या होता है, V बराबर क्या, I इंटू आर का स्क्वायर प्लस I XL का स्क्वायर, XC का, सॉरी कैपेसिटर है ना पर V स्क्वायर। यहाँ से I कॉमन ले लिया, तो I कॉमन लिया तो क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, और ये R स्क्वायर तो कॉमन ले ही लिया हमने। अब यहाँ पे चल रहा, यहाँ पे आ गया बराबर में V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर।
तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर आई स्क्वायर क्या बोलते हैं, आर। वी अपॉन आई ओम के नियम में क्या कहलाता है, आर, और आर को हम क्या बोलते हैं इस सर्किट में, जेड। तो ये क्या जेड बराबर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्लियर है, ये आपको फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। तो हमारा आरसी सर्किट हो गया। अब लास्ट बचता हमारा आरएलसी सर्किट। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर हो। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, आरएलसी सर्किट। अब इसमें क्या होता है, आर तो वही होता है, इन फेज में होता है। ये मैंने आर के इसमें रखा, वोल्टेज क्या होगा हमारा, इन फेज में हो जाएगा। सीरीज में है तो करंट तो सभी में क्या आएगा, सेम सेम सेम, सीरीज सर्किट है, वोल्टेज की तुलना करते हैं। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है भाई, वोल्टेज और करंट सब इन फेज में होता है, यानी एक पर इंडक्ट पहले इंडक्टर केस में जाते हैं। तो इंडक्टर केस में क्या होता है, करंट क्या हो जाता है, करंट इंडक्टर केस में क्या हो जाता है, 90 डिग्री पीछे हो जाता है। तो हमारा 90 डिग्री क्या हो गया, करंट क्या हो गया, वो करंट पीछे हो गया पर वोल्टेज तो क्या हो जाता है आगे। तो यह वी एल आगे माइनस वी सी। क्लियर है, और इसको हमने वो दे दिया, ठीक है, एंगल 90 डिग्री। पर वैसे ही हम वी सी के केस में आते हैं, तो वी सी के केस में आओगे आप तो आपका वही वोल्टेज वी आर इन फेज में होगा, ये वी इन फेज में। और कैपेसिटर के केस में हमारा क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो होता है ये वी आर, कैपेसिटर के केस में क्या होता है हमारा, ये वी एल, यानी वोल्टेज आगे होता है किस में, हमारा इंडक्टर केस में, और वोल्टेज पीछे रह जाता है कैपेसिटर के केस में। क्लियर है आपको, तो यही हुआ हमारा, वोल्टेज कहाँ रह गया यहाँ पर पीछे। क्लियर है सभी को, क्योंकि सीरीज में करंट है तो क्या होता है सेम। अब हम निकालते हैं इसका सर्किट का कैसे सोल्व करा, तो वही ओम का नियम, ओम का नियम कहता है वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। ये बताता है एक्स एल यानी जिसमें इंडक्टिव सर्किट भी है, कैपेसिटर यानी इंडक्ट कॉइल भी लगी और कैपेसिटर भी। अब वी आर वही अपन ने, वी आर को हमने यहीं पे मैं समझा देता हूँ। ये देखो आई स्क्वायर वही ओम के नियम से रखा। ओम के नियम क्या कहता है कि वी बराबर इसको बराबर आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर आई स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बन गया एक्स एल माइनस एक्स सी। आई स्क्वायर कॉमन निकला तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। दो समझ में आ रहा स्क्वायर। अब यह वी है तो वी के नीचे आ गया वी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, नहीं समझ में एक नहीं दो बार लास्ट वीडियो देखना पड़ेगी दोस्तों। और इसी को बोलते हैं जेड इम्पीडेंस, और ये पूरा आ गया हमारा क्या कहलाएगा इसको, एल जेड स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये जब आरएलसी सर्किट हो। क्लियर दोस्तों, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक नहीं 10 बार आप चीज़ें देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगला है हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। तो जब हमारा रेजोनेंस अनुनाद किसको कहते हैं, तो दोस्तों जब ये पहले तो यूज़ काय में होता है तो बैंड पास जो फिल्टर बनाते हैं, फिल्टर जो यूज़ करते हैं हम उसमें इसका यूज़ करते हैं अनुनाद का। तो दोस्तों जब आरएलसी सर्किट, जैसे आरएलसी सर्किट पढ़ा सर, क्या पढ़ा आपने, जिस ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों हो, ऐसे सर्किट को हम रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें होता क्या, फिर रेजोनेंस सर्किट में होता क्या, ये तीनों सर इसको रेजोनेंट नहीं दोस्तों, इसमें एक्स एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, ऐसा सर्किट आरएलसी सर्किट जिसमें एक्स एल इंडक्ट यानी इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट दोनों क्या हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाए, ऐसे को हम बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। ये बना दिया मैंने, इससे मैं बना देता हूँ इसको, तो इसी को हम बोल रहे हैं। तो अभी हमने रेजोनेंस का क्या प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टिव सर्किट में प्रेरणीय प्रतिघात यानी प्रेरणीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात क्या होना चाहिए, बराबर। क्लियर है सभी को, बस यही हो गया। इसको बोलते हैं एक्स एल और इसको बोलते हैं एक्स सी। ये निकाला। अभी अपन ने पढ़ा था इसका फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल और इसका होता है 1/2 पाई एफ सी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, अनुनाद आवृत्ति। तो एफ हमारी ये, इसको लेंगे हम ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 और 2 पाई एफ एल इंटू 2 पाई एफ सी। 2 और 2 कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया दोस्तों, एफ स्क्वायर और सी। अब आपको चाहिए एफ की वैल्यू, तो बस इसको यहीं पे एफ रख दो, ये तो आ गया था 1, एफ यहीं रख दो। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो एफ मैंने यहाँ से ले लिया एफ स्क्वायर, इसको पूरे को कहाँ ले गया नीचे, तो ये नीचे ले गया, तो 1/4 पाई स्क्वायर सी आना चाहिए। और एक भी एल भी है, सॉरी एल सी।
ये हो गया, और यही उन्होंने यहाँ करा 1/4π LC। क्लियर। अब इसको 4 को इन्होंने ये हटाया, तो मैं पूरे को बता देता हूँ। इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर 1f² भरा को हटाया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/4π² LC। अब इसको हटाया, रूट को हटाया, तो यहाँ पर लगाया वर्ग 1/4π² LC। ये इसको हटाया। यदि आपने यहाँ पर दोस्तों रूट लिया तो रूट की जगह 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 और पाई बाहर आ जाएगा क्योंकि π² है, तो यहाँ आ जाएगा LC 1/2π LC/f। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, f बराबर 1/2π LC। क्लियर है सभी को, तो समझ में आया होगा। तो सब क्वेश्चन कर लेते हैं। रेजोनेंस सर्किट का ये दिख रहा होगा, ऐसा सर्किट जिसमें क्या होता है भाई, इंडक्टिव कैपेसिटेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट, जिसमें केवल रेजिस्टेंस होता है। तो अभी हमने पढ़ा था Z बराबर क्या होता है RLC में, तो RLC में हमने निकाला था Z, तो Z बराबर इसमें देखो ये तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मान, यदि मैंने इसका मान लिखा 5 और इसका मान लिखा 5, तो 5 में से 5 गए तो क्या हो जाएंगे 0, तो 0 तो R² + 0। अब रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो R/Z। तो याद रखेगा, जो श्रेणी रेजोनेंस सर्किट होता है उसमें जो इम्पीडेंस होती है, प्रतिबाधा, वो रेजिस्टेंस की क्या होती है, तुल्य होती है। क्या होता है, तुल्य। यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाता है, याद रखना। रिएक्टेंस का मान 0 हो जाता है। रिएक्टेंस यानी ये वाला रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है, 0, 1, है ना। इसमें प्रतिबाधा प्रतिरोध के तुल्य हो जाती है। प्रतिबाधा का मान न्यूनतम रह जाने पर उसमें विद्युत धारा का अधिकतम मान हो जाएगा। भैया रेजिस्टेंस कम हो गया, पहले ये 3 रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, है ना। कौन कर रहे थे, 3 रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। अब कौन कर रहा है रेजिस्टेंस का काम, केवल एक लोता, तो इसलिए करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 100 mH नहीं केवल mA का प्रेरक तत्व का मान एक चौक लगी है 200 वोल्ट की, तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति देने पे इसी पेरीय प्रतिघात क्या होता है, पेरीय प्रतिघात और विद्युत धारा। तो पेरीय प्रतिघात को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अभी पता है 2πfL, यहाँ पर 2 क्या है नहीं पता, पाई का मान क्या था 3.414, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, एल क्या है 100, कितना है 100। तो 100 को हम जब यहाँ रखेंगे तो अब बस कुछ नहीं करना है, ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट यहाँ लेना है, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई। क्लियर है। या 2πfL, पाई का मान कितना होता है 3.14, अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, 100 कहाँ से लिया है, प्रेरक तत्व का नाम। 2 0 से पॉइंट हटाए, 2 0 लगे काट दिया। अब 2 × 314 × 50 ये बचा है। इसको 200 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 628 × 5 0। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके बस ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा। 4 5 दूना 10, 10 और 4 14 और 1 6 30 और 31, ये इसका आंसर आ जाएगा प्रेरणीय प्रतिघात का। क्लियर है, ओम में। अब करंट निकालना, इसमें दूसरा क्वेश्चन है करंट। तो करंट का फार्मूला क्या है हमारा, तो I बराबर क्या होता है V/R, और R यहाँ पे क्या है बेटा XL, क्या है XL अभी निकाला हमने, तो बस ये XL हो गया। V कितना है हमारा, यहाँ पर 200 वोल्ट है और XL है 1.000। इसको डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कॉइल जिसका प्रेरक तत्व 0.1 हेनरी हो, प्रतिरोध 5 है, तो प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। इम्पीडेंस का सूत्र क्या होता है, Z बराबर क्या होता है x² प्लस यानी R का स्क्वायर प्लस XL²। अब यहाँ पर XL तो दिया नहीं, पहले XL निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो XL क्या प्रतिघात क्या होता है 2πfL, तो यहाँ पर क्या है 2 पाई का मान क्या है 3.14, F क्या है F 50 हर्ट्ज आवृत्ति, L कितना है दोस्तों, L है 0.1। बस इसको हटाया 100, इसको हटाया 1, जब काटोगे 100 से कितने टाइम 2 टाइम, ये हो गया सोल्व। बस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मान आ जाएगा, XL का मान आ जाएगा, XL का मान आ गया। उसके बाद आपको करंट निकालना है, ये आपका प्रतिरोध का काम करेगा। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I बराबर V/XL। अब यहाँ से जो XL निकलेगा आपको दोस्तों, है ना, उस XL V यहाँ पर रखोगे 230 और XL। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, नहीं आता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिरोध का R 40 है ओम है, XL 90 है XL, तो इम्पीडेंस क्या होगा। यदि किसी सर्किट में 3 चीज़ें हो, ये तो रेजिस्टेंस हो, कुंडली हो और कैपेसिटर, इसको बोलते हैं RLC सर्किट।
यहाँ पे 40, 90 और 60। अब वही जेड बराबर क्या होता है, तो जेड स्क्वायर बराबर वही होता है एक आर स्क्वायर प्लस एक एल माइनस एक सी का स्क्वायर। बस कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 60 माइनस 90 माइनस 60, ये कहाँ से आए, यहाँ से एक एल और एक सी का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा टोटल 50 ना में से 60 गए तो कितना, हाँ 90 में से 60 गया तो 30, सॉरी 30, कितना 30 और 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 900। अब 900 और 1600 कितने हो जाएंगे 2500, और 2500 किसका जेड हटाएंगे, जेड बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 500 आंसर। कितना हो जाएगा 50 ना कि 500। क्लियर है, इतना मेथ्स आपको आना चाहिए। तो 50 इसका ऑप्शन है कि नहीं, 2 रूट 1 रूट इससे गया एक, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, पाया 50 था, ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन आ गया। ये यूपी PGCL के पेपर में आया था 2014 में। तो आपको देखना है ये कैपेसिटी, यदि कोई शुद्ध कैपेसिटी परिपथ है तो उसमें सप्लाई आवृत्ति 1/4 की कमी कर दी जाए तो क्या होगा विद्युत धारा, तो वही अब देखना कैपेसिटर सर्किट क्या होता है, उसमें कैपेसिटर सर्किट XC/2 पाई FLC। अब यहाँ पे आवृत्ति कितना 1/4 कर दी, कितनी कर दी 1/4। तो दोस्तों 1/4 रखा, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4 गुना अधिक हो जाएगी आवृत्ति, कितना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 1/4 यानी 4 गुना क्या हो जाएगी हमारी अधिक हो जाएगी। क्लियर है। एक RLC सर्किट है, 2 ओम का क्या है प्रतिघात है और कैपेसिटी प्रतिघात 15 घात है, तो कुल प्रतिरोध होगा। तो बस RLC सर्किट में आपको पता ही होना चाहिए कि प्रेरणी प्रतिघात और कैपेसिटी प्रतिघात है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। यदि RLC सर्किट है तो वही आपको पता होगा कि RLC सर्किट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे एक डाटा छूट चुका है, यहाँ पे दोस्तों R की वैल्यू भी होगी, तो R की वैल्यू कुछ भी मान लीजिएगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस कुल प्रतिरोध, तो इम्पीडेंस बराबर क्या होता है हमारा, इम्पीडेंस बराबर क्या होता है R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और मान लो R की वैल्यू यहाँ पर छूट चुकी है तो R की वैल्यू रखिएगा दोस्तों जो भी होगी, और ये XL है और ये XC है, इस फार्मूले आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है आपको ये दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 10 बजे। तो दोस्तों अलविदा कहता हूँ आपको इसी वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।